हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपके दिल को दहला देगी। आज मुंबई के एक कोविड हॉस्पिटल से 11 लाशें निकली। आग रात में लगी और सुबह होते होते कई जिंदगियां खाक में तब्दील हो गई। मौत का यह हॉस्पिटल सरकारी लापरवाही, बेईमानी और बदइंतजामी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस हॉस्पिटल में आग लगी वो एक मॉल में चल रहा था। मॉल में मल्टीप्लेक्स होते हैं, शॉप्स, खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट, बार होते हैं, लेकिन मॉल में हॉस्पिटल, ये बात तो पहली बार सुनी। मुंबई में मॉल की तीसरी मंजिल पर हॉस्पिटल चल रहा था, यह कोई सोच पे नहीं सकता था। और यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, पूरा का पूरा 250 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें आईसीयू, सीसीयू सब कुछ था। मॉल में बने हॉस्पिटल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर का इंतजाम था, ऑक्सीजन का भी इंतजाम था, लेकिन अगर धुआं भर जाए, दम घुटने लगे, उससे कैसे बचना है इसका कोई इंतजाम नहीं था। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि जिस मॉल में हॉस्पिटल चल रहा था उस मॉल के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को फायर डिपार्टमेंट में एनओसी नहीं दिया था, लेकिन थर्ड फ्लोर पर बने हॉस्पिटल को फायर डिपार्टमेंट की परमिशन मिल गई। आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी, धुआं थर्ड फ्लोर में भरा। हॉस्पिटल में आग बुझाने के इंतजाम तो थे, लेकिन धुएं से कैसे निपटते, इसलिए दम घुटकर 9 लोगों की मौत हो गई। मॉल में बने हॉस्पिटल में आग लगने पर सेफ पैसेज का कोई रास्ता नहीं था। आग लगने पर मरीजों को सुरक्षित निकाले जाने का कोई इंतजाम नहीं था। इसीलिए जिसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम दिया गया, वहां से आज 11 लाशें निकली। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने दिन भर जांच करने के बाद जो खबरें भेजी, उन्हें देखकर मुझे लगा कि हॉस्पिटल में बीमारी से लड़ने के इंतजाम तो थे, लेकिन मुसीबत के वक्त मौत से बचाने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। आधी रात के बाद मॉल में आग लगी, दुकानें जलकर खाक हो गई। पहली और दूसरी मंजिल पर जो दुकानें या दफ्तर थे वो भी पूरी तरह स्वाहा हो गए, और तीसरी मंजिल में लगी आग ने भी 9 जिंदगी को खत्म कर दिया। 2 लाशें वहां पहले ही से ही थी। इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन किसने दी, कैसे मिली? हॉस्पिटल का मालिक कौन है? कौन है जो बिना फायर से बचने के, धुएं से बचने के इंतजाम के हॉस्पिटल चला रहा है? क्या इस हॉस्पिटल का फायर ऑडिट हुआ, क्या नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि मॉल को फायर डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी लेकिन इस हॉस्पिटल को दे दी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहले तो आपको यह बताता हूं कि हादसा कहां हुआ, कैसे हुआ। मुंबई के भांडुप इलाके में एक मॉल है। मॉल का नाम है ड्रीम मॉल। इस मॉल की पहली मंजिल पर दुकानें हैं, दूसरी मंजिल पर बैंक्वेट हॉल है और तीसरी मंजिल पर हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि मॉल की तीसरी मंजिल पर जो हॉस्पिटल है वो कोरोना का हॉस्पिटल है। कोरोना के पेशेंट्स यहां भर्ती हैं, और इसके बाद भी मॉल के सेकंड फ्लोर पर जो बैंक्वेट हॉल बना है उसमें पार्टियां होती थी। मॉल की पहली मंजिल पर दुकानें गुलजार थी, रोज सैकड़ों लोग यहां आते थे। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे कोरोना का इन्फेक्शन, पार्टियां और शॉपिंग, कोई देखने वाला नहीं। इसी ड्रीम मॉल के पहले फ्लोर पर कल रात आग लगी और आज मॉल के तीसरे फ्लोर से 11 लाशें निकली। जिस वक्त मॉल में आग लगी, तीसरे फ्लोर पर बने हॉस्पिटल में 78 मरीज भर्ती थे। इनमें से ज्यादातर मरीज कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे। आग की तेज लपटों के साथ निकला धुआं पूरे मॉल में भर गया।
बीएमसी का दावा है कि 9 लोगों की मौत धुएं में दम घुटने से हुई, जबकि 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान पहले ही हो चुकी थी। उनकी लाशें भी आज सुबह बाहर निकली, जो पूरी तरह जली हुई थी। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात भर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर सुबह तक काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटे तक मॉल के कई हिस्सों में आग की लपटें उठती रहीं, मलबे से धुआं निकलता रहा, लोगों का दम घुटता रहा। हालांकि फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में भर्ती 68 मरीजों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और जब आग बुझी तो 11 लोगों की लाशें हॉस्पिटल से निकली। इनमें से ज्यादातर मरीज वेंटिलेटर पर थे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस मामले में हॉस्पिटल के प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल 2009 में बना था। इस मॉल में करीब 1000 दुकानें हैं, 2 बैंक्वेट हॉल हैं और इनके साथ ही हॉस्पिटल। यहां कोरोना हॉस्पिटल शुरू करने के लिए पिछले साल हॉस्पिटल को कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया था। क्योंकि मॉल डिस्प्यूटेड है और 4 साल पहले एनसीएलटी ने मॉल चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। मॉल में लगी आग कितनी भीषण थी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग की लपटों पर काबू पाया। हालांकि मॉल के कुछ हिस्सों से अभी भी इस वक्त भी धुआं निकल रहा है। आग तो काबू में है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य मॉल के अंदर गए, उस फ्लोर तक गए जहां से आग की लपटें शुरू हुई थी। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि मॉल में लगी ये आग कितनी खतरनाक थी, कितनी भयावह थी, और जिस वक्त आग लगी हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों पर क्या बीती होगी। ये अस्पताल है, अस्पताल का मेन एंट्रेंस जो है, हम वहाँ पर आते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ क्या थी। ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पर इस लिफ्ट के जरिए अस्पताल जाने का रास्ता है, लेकिन सामने देखिए स्थिति क्या है, किस तरह से आग में ये पूरा परिसर जो है वो तहस नहस हो चुका है। आग में ये पूरा इलाका जलकर जो है खाक हो चुका है। और यही परिस्थिति जो है ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर भी यही हालत है। जिस तरह से आग लगी और पूरा ये फ्लोर जल गया, तो उससे आप सोचिए कि और क्या कितनी गंभीर स्थिति ऊपर वाले मंजिल पर होगी, जहां पर ये एक्चुअल आग लगी थी। ये ग्राउंड फ्लोर है, आग पहली मंजिल पर लगी और धीरे धीरे आग जो है वो अन्य हिस्सों में फैलती गई। ग्राउंड फ्लोर पर हमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर अस्पताल था। देखिए उसका छत है, धुआं इतना ज्यादा था कि उसके छत को तोड़ना पड़ा है और छत को तोड़कर जो है धुआं बाहर निकाला जा रहा है। तो हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर एक्चुअल में आग लगने की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहां पर आग लगी थी। ये फर्स्ट फ्लोर देखिए किस तरह से जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। यहीं किसी एक दुकान से जो है आग की लपटें पहले उठनी शुरू हुई थी, धुआं निकल रहा था, जिसके बाद जो है पूरे मॉल को खाली कराया गया। लेकिन मॉल का जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है लगभग जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका। और एक एक फ्लोर आप देख रहे हैं, गाला देख रहे हैं, जहां पर ये आग लगी थी, आग की लपटें, धुआं जो यहां से निकल रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी कि क्या स्थिति यहाँ पर हुई रहेगी। ऊपर जो छत है जिसे तोड़ा गया है, वहां पर पेशेंट जो है, जो चल सकते थे, वो पेशेंट्स अपनी जान बचाते हुए खुद जो है टेरेस की तरफ भागे और वहां से वो गुजारिश करते कि कोई उन्हें बचा ले। वहीं दूसरी तरफ जो अस्पताल का स्टाफ था वो उन लोगों ने उन पेशेंट्स को मदद की जो चल नहीं सकते थे। भांडुप के स्टीम्स मॉल में आग लगने की वजह क्या थी, एग्जैक्टली तो डिटेल जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस आग के पीछे कई लेवल पर लापरवाही बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। पहली बात, मॉल के अंदर हॉस्पिटल चलाने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? दूसरी बात, मॉल में फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे? तीसरी बात, मॉल के आने जाने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन रात के वक्त सिर्फ 2 गेट खुले होते थे। एक और बड़ी लापरवाही सामने आई, किसी दुर्घटना के वक्त, इमरजेंसी के वक्त मॉल से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट भी था। पिछले हिस्से में लोहे की एक सीढ़ी भी थी,
लेकिन आप चौंक जाएंगे, इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल के लिए जो सीढ़ियां थी उनका इस्तेमाल कूड़ा घर की तरह हो रहा था। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि मॉल का सारा कूड़ा इन सीढ़ियों पर इकट्ठा कर देते थे। पूरी सीढ़ी कचरे की वजह से ब्लॉक थी, जिससे हादसे के दौरान लोग निकल नहीं पाए और न ही फायर ब्रिगेड के लोग अंदर पहुंच सके। ड्रीम्स मॉल के हम पिछले हिस्से में हैं और इसके ठीक पीछे एक सोसाइटी है और सोसाइटी से किसी ने ये तस्वीर लेके फेसबुक पे पोस्ट किया था, जिसमें जो एग्जिट पॉइंट्स है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है और वहाँ पर कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। हम इस सोसाइटी के लोगों से जानने की कोशिश कर रही हैं। ये जो फोटो है ये इसी सीढ़ियों की है? हाँ, इसी सीढ़ियों की है। और इसी तरीके से कचरा यहाँ पे पड़ा रहता था? हमेशा पहले से ही, बहुत टाइम पहले से वैसे ही पड़ा था। फिर मतलब कल तो मैंने देखा था तो पूरा टाइम वैसे ही कचरा था। फिर अभी देख रहे हो तो मतलब फायर ब्रिगेड ने ही पूरा सब क्लीन कर दिया। अभी कोई हटाता नहीं था कभी कोई कचरा? नहीं, कभी नहीं, वो सब वैसे ही पड़ा रहता था। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो आपको इस वक्त कैमरामैन विमल सिंह दिखा रहे हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट है यानी कि आपातकालीन द्वार है। वो देखिए कि किस तरीके से कूड़े कचरे से भरा हुआ है, यानी कि इस मॉल का पूरा स्क्रैप, पूरा कचरा जो है वो इन्हीं सीढ़ियों पर फेंका जाता था। आपको कुछ सीढ़ियां खाली दिख रही होंगी, वो फायर ब्रिगेड के लोगों ने खाली की क्योंकि उन्हें अंदर जाने के लिए अलग अलग वो रास्ते ढूंढ रहे थे। तो ये पूरी सीढ़ी जो है वो कचरे से भरी हुई थी। अगर मॉल के सारे गेट खुल जाते तो शायद इतने लोगों की जान न जाती। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने कुछ चश्मदीदों से बात की। जिस वक्त मॉल में आग लगी ये लोग वहीं पर थे। इन लोगों ने बताया कि जब अचानक आग लगी तो लोगों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिला। हम रात को 1:30 बजे आए तो आग वहाँ पे लगी थी, स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद एक बैग आग इधर मंदिर के पीछे से लपट निकलने लगी। तो मंदिर के पीछे ही हमारा ऑफिस है UG 186, उसमें हमारा सब कुछ जल के खाक हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया। क्या इस मॉल को जब जिस तरह हम देख रहे हैं बाहर कोई आग लगने की स्थिति में जिस तरह से हर जगह व्यवस्था की जाती है, एग्जिट्स होते हैं, क्या इस मॉल के अंदर कोई एग्जिट नहीं, कोई एग्जिट नहीं है। 4 गेट है मॉल के, वो 4 में नाइट में 2 बंद रहते, 2 चालू रहते, बाकी टाइम पे चारों चालू रहते दिन में। तो फिर लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई यहाँ पे? क्रेन के माध्यम से उतारा गया लोगों को, फायर ब्रिगेड वाले क्रेन से सबको बाहर निकाले। और धुआं कितना हो गया था? मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकलने की, बाहर निकले कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ? नहीं, धुआं एकदम अंदर गूंज के पूरा अंदर काला काला हो गया था, अंदर दिख नहीं रहा था, फायर ब्रिगेड वालों को भी नहीं दिख रहा था, इतना धुआं हो गया था। मैं यहाँ पे 1 बजे आया था। सबसे स्टार्टिंग आग वो कॉर्नर पे लगी थी, तभी आग की इतनी लपक नहीं थी कि वो समेटा नहीं जा सकता था। ये कुछ फायर ब्रिगेड वाले की भी ढिलाई थी, उस समय इतना काम नहीं किया उन्होंने। बाद में काम किया, ऐसा नहीं किया। इसके पास उतनी व्यवस्था भी नहीं थी। क्रेन भी था, एक क्रेन था, इससे वो पहले कोविड के पेशेंट को निकाला। उसके बाद उन्होंने आग पे ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात क्या है, रात के एंट्री टाइम ना एक गेट खुला रहता है, रूम गेट नंबर 4 और एक हॉस्पिटल का गेट नंबर 2, और बाकी 9 बजे के बाद सारा गेट बंद। 3 नंबर तो ऑलरेडी हर कोविड के बाद से ही बंद है। हमारा F25 था। किस चीज़ का दुकान था आपका? हमारा रियल एस्टेट का काम चलता था उसमें। वो है, ऑफिस की क्या स्थिति है? सब खत्म हो गया सर, देखो ना स्थिति, कुछ नहीं बचा है। गंदगी पूरा कचरा पूरा उधर ही डालते हैं, ग्राउंड फ्लोर में पूरा नीचे डालते हैं, पूरा भरेल है उधर भर के, उधर जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, गाड़ी पार्किंग उधर पूरा भरेल है। कौन ये कचरा डालता है? ये मॉल वाले पूरा कचरा उधर ही जमा करते हैं, वो बाहर नहीं फेंकते हैं। मॉल वाला मतलब कौन? मैनेजमेंट ही नहीं है इधर। काफ़ी मैनेजमेंट का इश्यूज है यहाँ पे, हाउस कीपिंग का काफ़ी इश्यूज है, सब इश्यूज तो बहुत है। पूरा मॉल एडमिनिस्ट्रेटर चलाता है। कौन चलाता है? कौन? मॉल एडमिनिस्ट्रेटर। कौन है मॉल एडमिनिस्ट्रेटर? LT ने अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो है। अभी कोई मैनेजमेंट नहीं है, बाहर से कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो चलाते हैं। फायर स्प्रिंकलर्स थे क्या यहाँ अंदर में मॉल में? जब भी बनाया था तभी थे, बट मैनेजमेंट ही नहीं था, तो ना AC रहा, ना फायर स्प्रिंकलर्स का कुछ ऑपरेशन रहा, कुछ भी नहीं रहा। जिनकी दुकानें जलकर खाक हो गईं, उन्हें अपने रोजगार की चिंता है, नुकसान की फिक्र है। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया, उनका दुख तो अपार है। और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर मॉल में हॉस्पिटल चल कैसे रहा था? मॉल में हॉस्पिटल चलाने की इजाजत किसने दी, कैसे दी, क्यों दी? हॉस्पिटल में आग लगी तो ये सारे के सारे सवाल रिपोर्टर्स ने BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर से पूछने की कोशिश की।
रिपोर्टर सवाल पूछते इससे पहले ही किशोरी पेडनेकर ने खुद ही यह सवाल रिपोर्टर से पूछ लिया। वो बोली, मॉल में हॉस्पिटल, ये तो पहली बार सुना। मॉल में हॉस्पिटल की परमिशन कैसे मिली, ये मैं जांच करूंगी। और ये चिंताजनक बात, इसकी तहकीकात मैं कर रही। क्या कुछ इस पे जो है आगे कार्रवाई की जाएगी? 100% कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की गई नहीं, की जाएगी नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाती है? मॉल को परमिशन कैसे मिली हॉस्पिटल चलाने की? किशोरी पेडनेकर के इस सवाल का जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मॉल में हॉस्पिटल की परमिशन करप्शन ने दी। बीएमसी का यही सच है, पैसा दो और कोई भी परमिशन ले लो। फडणवीस ने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसने और किस आधार पर मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दी थी। बीएमसी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को भी परमिशन मिल जाती है, कैसी भी परमिशन मिल जाती है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी ये बीएमसी को भी लेनी पड़ेगी, सीएम साहब को भी लेनी पड़ेगी और सरकार को भी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर जो इलीगल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वहां से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूं माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जांच की कोई जरूरत पड़ी नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौके पर पहुंचे और उन्होंने माना कि मॉल में चल रहा हॉस्पिटल इलीगल नहीं है, बाकायदा सरकार की मंजूरी से चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने यह भी माना कि सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए मॉल में कोरोना हॉस्पिटल खोलने की इजाजत दी थी। परमिशन 31 मार्च तक के लिए थी, लेकिन उन्हें लगा कि दुर्भाग्य से 5 दिन पहले ही आग लग गई। उद्धव ठाकरे ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से माफी भी मांगी। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी। तारीख 25-26 से 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ, मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने माना कि मॉल में हॉस्पिटल सरकार की परमिशन से चल रहा था, तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के स्वर भी बदल गए। पहले मॉल में हॉस्पिटल को लेकर हैरान होने वाली मुंबई के मेयर ने भी उद्धव की बातें दोहरा दी। कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव बढ़ गया, उसके बाद वो परमिशन के लिए जो हॉस्पिटल चलाने वाले परमिशन मांग रहे थे, बहुत टाइम परमिशन नहीं दी गई। लेकिन जब भी पेशेंट का प्रादुर्भाव ज़्यादा ही बढ़ गया, जगह की कम होने लगी, आजू बाजू के जो ये इलाका है इसमें इधर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसे उन्होंने देने के बाद पार्शली उनको परमिशन दी गई है, ऐसे मुझे अभी पता चला। तो आपको पता है मॉल में फोम जाके अंदर भर देते हैं, जो अपना सेफ्टी जो रहता है कि फायर ऊपर से जाना चाहिए या प्रदूषण कुछ है वो ऊपर जाना चाहिए, खाना पीना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सूखा कचरे का ये रहता है वो थर्माकोल सब लपेट के, इसके लिए वो फोम था तो उसको ज़्यादा पकड़े।
लेकिन इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने आगे का सवाल उठाया। उन्होंने भंडारा में बच्चों के हॉस्पिटल में लगी आग की याद दिलाई। उस वक्त हॉस्पिटल में लगी आग में 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए थे। उसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र के सभी हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट कराने का बेड़ा उठाया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब सरकार बताए कि हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ तो फिर ड्रीम मॉल में बने हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे। ये जो आग यहाँ पर लगी है बहुत ही सीरियस इस प्रकार का ये सारा मसला है। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और एक प्रकार से इसमें सरकार की और बीएमसी का अक्षम में इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है, क्योंकि विशेष रूप से भंडारा की घटना में जहां 10 बालक जलकर मर गए, उस घटना के बाद सरकार ने घोषित किया था कि सारे हॉस्पिटल्स का हम लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये तो बिना ओसी की बिल्डिंग, जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए हमने मान्यता दी थी, सबसे पहले तो फायर ऑडिट यही करना चाहिए था। यहाँ पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहाँ पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के इस सवाल का जो जवाब दिया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा यह सही है कि सरकार ने हॉस्पिटल्स के फायर का ऑडिट का आदेश दिया था, फायर ऑडिट हुआ भी, लेकिन ड्रीम मॉल के हॉस्पिटल में जो लगी आग है उसका मसला अलग है। उद्धव ने कहा कि आग हॉस्पिटल में नहीं लगी, आग तो फर्स्ट फ्लोर की दुकानों में लगी थी। उस आग ने हॉस्पिटल को अपनी जद में ले लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो एक्शन होगा। कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहां पर लगी और वहां से फैल गई है। हॉस्पिटल का फायर ऑडिट हुआ, परमिशन भी मिली, नियमों के आधार पर मिली, तो फिर गलती किसकी थी? मॉल में हॉस्पिटल किसने खोला, क्यों खोला? मैं आपको असलियत बताता हूं। सच यह है कि मॉल तो 2009 में राकेश वाधावन की कंपनी HDIL ने बनाया, लेकिन मॉल चला नहीं। दुकानदार मेंटेनेंस भरते रहे, लेकिन बिल्डर ने BMC और दूसरी सिविक बॉडीज का पैसा नहीं चुकाया, तो मॉल का बिजली पानी काट दिया गया। दुकानदार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चले गए। NCLT ने 2016 में मॉल में एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद भी हालत नहीं सुधरी। इसी दौरान बिल्डर ने मॉल में हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन परमिशन नहीं मिली। फिर कोरोना आया, तो कोरोना के नाम पर BMC ने मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दे दी। मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दी गई, लेकिन आज मॉल में आग लग गई, 9 लोग की जान चली गई, तो मॉल के एडमिनिस्ट्रेटर राहुल सहस्त्रबुद्धे से सवाल पूछे गए। राहुल सहस्त्रबुद्धे ने जो कहा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि वो BMC को, फायर डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिख लिख कर थक गए। अगर उनकी चिट्ठियों पर एक्शन हो जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कोविड काल में उस हॉस्पिटल को परमिशन मिल गई, ये क्या माजरा है? ये ओवरनाइट परमिशन मिली है। एक दिन मुझे फायर डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था
आई थिंक चीफ फायर ऑफिसर कि ऐसे ऐसे मॉल को हम लोग एनओसी दे रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम चालू है क्या? तो मैंने उनको फ़ोन पे कहा था कि मेरे पास तो सिस्टम कोई चालू नहीं है, ना पानी है ना बिजली है, तो आप जो भी परमिशन दे रहे हो आई डोंट थिंक इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नॉर्म प्रैक्टिसेस। आपने लिखित में भी बताया उनको? मैंने उनको ईमेल भी किया था, बिकॉज वो टाइम कोविड चालू था, तो रिटर्न में तो कोई गया नहीं रिप्लाई, बट मेरा ईमेल चला गया था इसके बारे में ऑब्जेक्शन है। तो मैंने फायर डिपार्टमेंट को यही क्वेश्चन पूछा कि 3rd फ्लोर वाले हॉस्पिटल को आप फायर एनओसी दे सकते हो बट मॉल को एनओसी नहीं दे सकते, ये क्या मांग रहा है? उसमें उनका कहना था कि हॉस्पिटल के सब हाइड्रेंट सिस्टम चालू थे, तो हॉस्पिटल का जो हाइड्रेंट सिस्टम है वो मॉल के ही है। तो बीएमसी को मैं पत्र लिख कर थक चुका हूँ, बीएमसी से कोई मदद नहीं आई। मॉल में बीएमसी की परमिशन से 250 बेड का हॉस्पिटल खुल जाए, हॉस्पिटल में न फायर सेफ्टी का इंतजाम हो, न पावर बैकअप की व्यवस्था हो, न इमरजेंसी के एग्जिट के रास्ते हों, तो आप किसे दोष देंगे? सरकार ने तो कह दिया कोरोना के कारण मॉल में हॉस्पिटल की परमिशन दे दी गई, लेकिन जिन लोगों की दुकानें जल गई, जिनके परिवार वाले मौत का शिकार हो गए, उनका क्या कसूर? और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो साफ संकेत देते हैं कि हॉस्पिटल की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस आग पर सियासत तो होगी, क्योंकि मॉल राकेश वधावन की कंपनी ने बनवाया, उनका कनेक्शन पीएमसी बैंक घोटाले से रहा है। मॉल में हॉस्पिटल राकेश वधावन की बेटी का है। कोरोना काल के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तब महाराष्ट्र सरकार ने इस परिवार को महाबलेश्वर तक पूरे लाभ लश्कर के साथ ट्रैवल करने की परमिशन दी थी। तो इस परिवार को फेवर्स तो लगातार मिलते रहे हैं, उस समय भी विवाद हुआ था। और अब जब मॉल में आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई, तो पता चला कि कोरोना के कारण सरकार ने उसी परिवार को मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दे दी थी। मॉल को फायर डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी, लेकिन मॉल के 3rd फ्लोर पर मौजूद वाधावन परिवार के हॉस्पिटल को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सियासत होगी, और जब इल्जाम लगेंगे तो उद्धव ठाकरे को सफाई देना मुश्किल हो जाएगा। वैसे उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए एक मुसीबत नहीं है, महाराष्ट्र में कोरोना इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि सरकार के सारे इंतजामात कम पड़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। संडे से, रविवार से 28 मार्च से पूरा महाराष्ट्र नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इसका ऐलान आज किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि अगर लोग न सुधरे, कोरोना की रफ्तार कम न हुई, तो सरकार 2 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का फैसला लेगी। असल में पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आज भी करीब 37,000 नए केसेस सामने आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब पूरे महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज ही मुंबई में 5,515 कोरोना के पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,095 केसेस सामने आए हैं। और इसके बाद प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर होली, शब बारात मनाने पर पाबंदी लगा दी। 28-29 मार्च को सभी मार्केट बंद रहेंगे। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि अगर केसेस बढ़ते गए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, तो फिर 2 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आता कुठेतरी अगर लोग नहीं सुधरे तो फिर हमें कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। मैं तमाम नागरिकों से आग्रह करता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कीजिए। मास्क लगाओ, फिजिकल डिस्टेंस रखो, सैनिटाइजर लगाओ। पहले जब कोरोना वायरस आया था तो लोगों के मन में उसे लेकर डर था, लेकिन अब लोगों के मन में डर नहीं है और ये चिंता की बात है। जनतेच्या मनामध्ये महाराष्ट्र का हाल वाकई में डराने वाला है, चिंता में डालने वाला है। और फिक्र की बात यह है कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। न लोगों के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है, न सरकार के एफर्ट में सीरियसनेस दिख रही है। लोग बाजारों में बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं, भीड़ पहले जैसी ही है, और सरकार कुछ जगहों पर लॉकडाउन करके या पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन का डर दिखाकर अपना फर्ज पूरा कर रही है।
ऐसे कोरोना नहीं रुक सकता। कोरोना से लड़ने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जनता का सपोर्ट लेना होगा और जनता को उसकी गंभीरता के बारे में बताना होगा और सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में ताकत लगानी होगी। लेकिन महाराष्ट्र में इसकी गुंजाइश फिलहाल कम दिखती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के अफसरों और मंत्रियों का सारा फोकस फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के इल्जामात से पीछा छुड़ाने में है। आज इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने फोन टैपिंग से जुड़े डॉक्यूमेंट लीक कराने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह केस फिलहाल अज्ञात शख्स, अननोन पर्सन के खिलाफ दर्ज किया गया है। असल में पिछले साल 25 अगस्त को सीनियर आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला ने मुंबई में ट्रांसफर रैकेट को लेकर एक रिपोर्ट फाइल की थी। चीफ मिनिस्टर को भेजी गई इस रिपोर्ट में कई लोगों के फोन टैप किए गए थे, उनकी ट्रांसक्रिप्ट थी। इस मामले पर अब महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपी है। पिछले साल सीताराम कुंटे ने ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के तौर पर इंटेलिजेंस की चीफ रश्मि शुक्ला को फोन टैपिंग की परमिशन दी थी। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने देखा है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे गलत जानकारी के आधार पर फोन टैपिंग की परमिशन ले ली थी, राज्य सरकार को गुमराह किया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फोन टैपिंग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है उसके आधार पर ऐसा कोई मेजर पोस्टिंग सरकार ने नहीं की। तब रश्मि शुक्ला ने अपनी गलती मानी थी, माफी भी मांगी थी, इसलिए सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था और अब उसी रिपोर्ट को लीक करके सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। जब वो रिपोर्ट पेश की गई तब तक कोई भी ट्रांसफर नहीं हुए थे। उस समय 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए और रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन थी। रश्मि शुक्ला ने बिना परमिशन के कुछ लोगों के फोन टैप किए, कुछ व्यक्तिगत आपस में कोई लोग बात कर रहे थे, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई और जब रिपोर्ट उन्होंने दी तो सिर्फ उसके कुछ अंश सारांश बना के एसीएस कुंटे साहब को दी थी। जिस तरह से रिपोर्ट के नाम पे भ्रम फैलाया गया, सरकार को बदनाम किया गया, सरकार के मंत्री को बदनाम किया, कुछ अधिकारियों की छवि खराब हुई, निश्चित रूप से ये गुनाह है और मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद देवेंद्र जी ज्यादा परेशान हैं और देवेंद्र जी जिस तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को बदनाम कर रहे थे, हाँ, मैंने खुलासा करते समय एक एक आरोपों को विस्तारित रूप से हमने जवाब दिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा वो सच्चाई जानते हैं। सरकार जो दलीलें दे रही है, जो रिपोर्ट सरकार को दी गई है, उसे देखकर लगता है कि वो किसी अफसर ने नहीं, जितेंद्र आव्हाड और नवाब मलिक जैसे नेताओं ने बनाई है। फडणवीस ने कहा जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वो इतने सबूत पेश करेंगे कि शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट शायद, मैं ऐसा मानता हूं कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक, इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर की है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह अगर होने वाला है, ऐसी जानकारी होगी तो टैपिंग किया जा सकता है। लेकिन उतनी लाइन इस रिपोर्ट में काट दी गई, मतलब ये रिपोर्ट ही फैब्रिकेट हो रहा है, उतनी लाइन ही काट दी गई है। कुल मिलाकर रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट एक ढकोसला है। ये रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है और हमारे पास तो अब इस रिपोर्ट के खिलाफ इतनी इंफॉर्मेशन है, जब उचित समय आएगा तो कोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन हम निश्चित रूप से पेश करेंगे। असल में अब इशू न फोन टैपिंग है न ट्रांसफर पोस्टिंग है। मुद्दा यह है कि अगर फोन टैपिंग करने की रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो किस किस मंत्री का नाम सामने आएगा। देवेंद्र फडणवीस कई बार इस तरफ इशारा कर चुके हैं। शिवसेना के नेता हो या एनसीपी के नेता, उनके बयानों से भी यही झलकता है, यही चिंता जाहिर होती है। जितेंद्र आव्हाड ने तो कल यहां तक कह दिया था कि अब मंत्रियों के टेप सामने आए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो हो रहा है वो राजनीतिक साजिश है।
मुझे लगता है अब इस मामले में और भी धमाके होंगे और हर धमाका उद्धव ठाकरे की मुश्किल और बढ़ाएगा। और अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे। उन्हें बांग्लादेश और भारत की दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही और पाकिस्तान पर भी तीखा हमला किया। पाकिस्तान को आतंकवाद के इशू पर घेरा। मोदी ने क्या कहा, यह आपको सुनाऊं। उससे पहले यह बता दूं कि पिछले साल हुए कोरोना आउटब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है और चूंकि इस साल बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी का समारोह भी है, तो इस लिहाज से बांग्लादेश में दोगुना जश्न मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मौके पर बांग्लादेश ने उनको खास मेहमान बनाया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी का सबसे नया कस्टम मेड बोइंग 777 ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी के सम्मान में 19 तोपों की सलामी दी गई और फिर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका से 35 किलोमीटर दूर नेशनल मार्टर्स मेमोरियल पहुंचे। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको श्रद्धांजलि दी। मोदी ने उन वीरों को नमन किया जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान दिया था। शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ढाका में बांग्लादेश के नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। यहां बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद मौजूद थे। शेख हसीना की सिस्टर शेख रिहाना भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा, जिस वक्त बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था और वो जेल भी गए थे। यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंद हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। मोदी का दौरा भले ही बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर हो, लेकिन इसका सियासी मतलब तो ज़रूर निकाला जाएगा। मोदी के दौरे को बंगाल के इलेक्शन से जोड़ा जाएगा। अब मोदी कल ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर, कल पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की वोटिंग होगी। 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी का दावा है कि कल की वोटिंग ही बीजेपी की होश उड़ा देगी। आज ममता ने 3 पब्लिक मीटिंग्स की
और अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक किया। एक जगह तो ममता ने यहां तक कह दिया कि मोदी का स्क्रू ढीला है। দাঙ্গাবাজ নেতা দিল্লিতে দাঙ্গা করেছে, গুজরাটে করেছে, উত্তরপ্রদেশে করেছে। আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ কমে গেছে, শুধু দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে, দাড়ির গ্রোথ বাড়ছে। কখনো নিজেকে বলে গান্ধীজির ওপরে, কখনো বলে রবীন্দ্রনাথের ওপরে, কখনো বলে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দ, আবার নিজের নামেই স্টেডিয়াম করেছে। কবে দেশটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের নামে দেশটাও করে দেবে। মাথায় কিছু একটা আছে ওদের গড়বড়, জানেন, স্ক্রু ঢিলে আছে। অনেক সময় স্ক্রু ঢিলে হলে ওই ভেঙে পড়ে যায়, এদের যে স্ক্রুটা ঢিলে আছে। ভাবছে ধমকে চমকে এত বড় সাহস, বলছে ধামাকা করেগা। क्या धमाका करेगा? गुंडा भी करेगा, बंदूक ले आएगा। ममता बनर्जी ने आज फिर बीजेपी पर यूपी के गुंडे लाने का आरोप लगाया। ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला किया और शुभेंदु अधिकारी को मीर जाफर कहा। বলেছি, কতবার বলেছি, এই দেখুন কালকে প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার কাছে সকালে খবর এলো, কাথি ওই যে মির্জাফরের দলগুলো, কাথি 1 আর কাথি 2-তে জানেন 30 জন উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাকে হাতে নাতে বন্দুক নিয়ে ধরা পড়েছে রাত্রির 11টার সময় কাথি বাস স্ট্যান্ড থেকে। তাহলে বুঝতে পারছেন বাইরের গুন্ডা আসছে কি আসছে না? প্রমাণ করে দিলাম, বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ममता बनर्जी बीजेपी पर बंगाल में यूपी के गुंडे लगाने का इंतजाम तो कह रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है यह भी आज सामने आया। पहले दौर की वोटिंग से कुछ घंटे पहले पाकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बम ब्लास्ट हुआ। इस बम धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बम बनाए जा रहे थे और इसी दौरान यह ब्लास्ट हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अब यूपी के इस माफिया डॉन और बाहुबली एमएलए को पंजाब पुलिस को 2 हफ्ते के अंदर यूपी पुलिस को सौंपना होगा। अब मुख्तार अंसारी यूपी के बाना जेल में रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की बीमारी का बहाना बनाकर पंजाब सरकार उसे यूपी भेजने से इनकार करती रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलों को माना। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पंजाब के मंत्री का एक अजीबोगरीब बयान आया। पंजाब के जेल मिनिस्टर ने कहा इस केस को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, गैंगस्टर के बारे में ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इससे नौजवानों पर असर पड़ता है। जो गुंडा और बदमाश है, तो आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मीडिया है इन गुंडों और बदमाशों को इतना ग्लोरीफाई ना करे। ये कोई बहुत नेशनल इवेंट नहीं है कि एक बदमाश की जेल की बदली है। तो ऐसी बातों को जब हम लेकर जाते हैं तो जो यंग हमारा है वो अट्रैक्ट होता है। तो आपसे भी कहूँगा कि इन गैंगस्टर और गुंडों की इतना ग्लोरीफाई करना बंद करें। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज़्यादा टाइम दिया, अगर 1 दिन का भी देते तो हम उसी दिन इसको रिहा कर देते, जेल में ट्रांसफर कर देते। हालांकि अकाली दल ने पंजाब सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश की। दलजीत चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब सरकार के लिए बड़े एम्बैरेसमेंट की बात है और अब पंजाब सरकार की मंशा की भी जांच होनी चाहिए। इस फैसले के आने के बाद पंजाब को जो है नमोशी का सामना करना पड़ रहा है कि किस कदर हमारे सूबे की सरकार ने एक अपराधी को बचाने के लिए इस लेवल तक स्टैंड ले लिया कि यूपी स्टेट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि उस अपराधी के अगेंस्ट केसेस हैं उसको यूपी में ट्रांसफर किया जाए। तो मैं तो ये भी मांग करता हूं कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इसको रोकने के पीछे क्या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई।
अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी तो कौन कौन उसमें शामिल है वो लोग भी सामने आने चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ 47 केसेस थे। 14 मामलों में गवाहों के मुकरने के कारण वो बरी हो गया। 4 केस सरकार ने वापस ले लिए, जबकि 29 मुकदमों में चार्जशीट फाइल हो गई। और ये मुकदमे क्या हैं? इनमें हत्या, डकैती, किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, रुख सख्त हुआ तो डरकर मुख्तार अंसारी एक पुराने केस में पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गया। और पंजाब की सरकार लगातार उसे बचाने की कोशिश करती रही। ये कोशिश करती रही कि वो किसी तरह पंजाब की जेल में ही रहे, उसे यूपी ना भेजा जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के बुरे दिन शुरू होंगे और उम्मीद है उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।